हम रेलवे स्टेशन पे सो गए सर। सुबह टैक्सी आई सर, बहुत ज्यादा सर्दी थी ना, हमारे पास कोई कंबल वगैरह था ओढ़ने के लिए। हम ऐसे ही ठंड में बाहर ही बैठे रहे, कभी आंख लग गई कभी नहीं, ऐसे ही रात बिताई। जैसे आप अपनी फॉर्च्यूनर इंटायर गाड़ी होती थी ना सर इंडिया में, सर की गाड़ी हमने 21 लोगों को बैठाया हुआ था उसने। 21 बंदे सर, किसी का हाथ कैसे था, किसी का पैर कैसे था, कोई रो रहा था, कोई कैसे ही कर रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वो ड्राइवर, मैंने देखा कि साइड वाले कमरे में सर वो रेप के हिसाब से कुछ हो रहा था सर, रेप जैसा कुछ हो रहा था लड़कियों के साथ। हमारे इंडिया के गुजरात के भी थे सर कुछ लड़कियां, उनके साथ भी गलत हुआ। उन्होंने मेरे को बंदूक दिखाई और ट्रांसलेटर में बोला कि यहाँ मार के दीवार के उस पार फेंक दूंगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, अपना हिसाब लगा ले, पैसे मंगा ले। बहुत मुश्किल था सर। हमने, आप ये लगा लो, बिस्कुट खा के गुजारा किया है, और 3-3 4-4 दिन बिना बिस्कुट भी, पानी भी नहीं था सर। बार बार जहन में आ रहा था कि मैंने इतना गलत फैसला ले कैसे लिया। और वहां पे बहुत बुरा होता सब लोगों के साथ। एसी चला देते हैं वो, ना कुछ ओढ़ने को देते, एसी चलता रहता अंदर। वो बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि ये बोलते कि हम वापस भेज दें। बड़ा टॉर्चर होता है सर वहां भी। आज हमारे साथ जुड़े हैं मलिक। मलिक अभी अभी डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे हैं 2 महीने पहले। तो छोटे भाई मलिक, स्वागत है आपका ज्ञानपिलर.com में। नमस्कार सर जी, धन्यवाद सर जी। अच्छा, तो आपकी जर्नी की आज हम बात करते हैं। हाँ तो जी। आप हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जी। और एक छोटे शहर में जिम में आप ट्रेनर थे। जी। तो जब जिम में ट्रेनर थे और जी। जिनकी ठीक चल रही थी, हाँ तो जी। वहां से क्या विचार आया कि मुझे विदेश में जाके सेटल होना है? सर इसमें दो चीजें मेरे सामने आई। मुझे दो तरह के लोग मिले। एक मुझे ऐसे लोग मिले कि बाहर जाके ऐसे सेटल होते हैं लोग, इतने पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल अच्छा है बाहर का। एक इस ये एक चीज मेरे चीज दिमाग में आई। और दूसरा, अपने हरियाणा में, इंडिया में कह लो सर, इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं आजकल। ना सरकारी जॉब्स मिलती, ना कोई और किसी भी सेक्टर में, मतलब इतना अच्छा करियर है नहीं। और लाइफ भी वहाँ पे अच्छी है नहीं सर। वहाँ पे थोड़ा मतलब आजकल गैंगस्टर वगैरह चले हुए हैं, तो लाइफ सेफ नहीं है वहाँ पे सर। इसलिए तो मेरे मन मतलब में कि ख्याल आया कि मैं बाहर जाऊँ। अगर हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी आपको दिखती और कैरियर के अच्छे ऑप्शन दिखते, तो शायद मतलब आप ये सेकंड थॉट रख सकते थे विदेश में जाने का। जी बिल्कुल। अगर कोई ऑप्शन होता, कोई गवर्नमेंट जॉब का या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब होती, तो मैं नहीं जाता सर। तो फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब्रॉड जाना है, जी। तो क्या शुरू से ही दिमाग में था कि अमेरिका जाना है, इंडिया से बाहर कहीं भी जाना है? नहीं नहीं सर, मेरे दिमाग में ये था, ये इंडिया से निकल जाऊं कहीं भी, किसी भी कंट्री में जाके मैं जहाँ सेफ रह सकूं, मुझे मतलब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। मैं इसके कारण मैं गया था सर। तो फिर आप ने जब इंडिया से जाने का मन किया, तो सबसे पहले आप कहाँ जाने का विचार है और किसने सजेस्ट किया आपको? मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, वो हिसार रहते हैं, वो मतलब इमिग्रेशन का काम करते हैं, मतलब कह लो कि बाहर भेजते हैं वो लोगों को। तो उनका कॉल आके, क्या करता है मलिक आजकल? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे ही बाहर जाने की सोच रहा हूँ फिलहाल, यहाँ कुछ सेटल हो नहीं रहा, कुछ अच्छी लाइफ चल नहीं रही, और कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेरे पास आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके, मैं आपको यूरोप का वीजा दे दूंगा। मैं उनके पास हिसार चला गया। उन्होंने मुझे सारा समझाया क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे सैनिकन का वीजा दिया, जिसका प्रोसेस टाइम मुझे 7 महीने लग गए। मुझे क्रोशिया का सैनिकन वीजा मिल गया 7 महीने बाद सर। आपने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एक एक लीगल तरीके से अब्रॉड जाने का सोचना चाहिए, या मतलब वो क्या मजबूरी थी कि आपने सोचा मुझे डंकी रूट से ही अब्रॉड जाना है? सर मैं वहां से लीगल प्रोसेस से गया था, मेरा सैनिकन वीजा था सर यूरोप का। मैं वहां से अच्छा। क्रोशिया गया सर। क्रोशिया से फिर मैं इटली गया, इटली से स्विट्जरलैंड गया, और स्विट्जरलैंड से जर्मनी गया। मैं जब तक लीगल था, मेरे पास 40 डेज का वीजा था, वो वैलिड होता है यूरोप के। 27 कंट्री में आप जा सकते हैं जब तक वो आपका वैलिड है। वो 40 दिन का अच्छा, मुझे तो मिला था। उस दौरान मैं जर्मनी चला गया सर। जब आपने एजेंट के थ्रू लीगल तरीके से मतलब यूरोप का शेंगन वीजा लगवाया, तो जी। उस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा आपको? उसमें सर वो कम से कम उसने 7-8 महीने लगा दिए सर। कितने पैसे एजेंट ने लिए और कितना वीजा प्रोसेसिंग में आपका खर्चा है? मेरे टोटल खर्चा आ गया था सर, उसमें 10 लाख रुपए लगे थे। उन्होंने लिए थे मुझसे, एडवांस लिए थे 50,000 रुपए पहले। और फिर जब वीजा आ गया तो बाकी के पैसे उस टाइम उन्होंने सारे 9.5 लाख रुपए बाद में मेरे से ले लिए थे। हाँ अच्छा, जी। तो आप
यहाँ से सीधा जर्मनी बाय एयर लैंड किया कि आप आपने रूट पकड़ा, उसने एजेंट ने रूट्स पकड़वाया आपको? उसने बोला था सिर्फ मैं आपको क्रोशिया भेजूंगा, उससे आगे आपकी जिम्मेवारी है, आपका लीगल प्रोसेस हुआ है, आप लीगल तरीके से जाओगे, उससे आगे मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उससे आगे मैंने ट्रेन का टिकट करवाया सर, और ट्रेन का टिकट करा के मैं क्रोशिया से टिकट लिया मैंने स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, और सीधा इटली और स्विट्जरलैंड होते हुए सीधी ट्रेन गई जर्मनी सर, बर्लिन में। जब आप क्रोएशिया उतरे, जी तो क्रोएशिया उतरने के बाद आपने क्रोएशिया पहुंचने के बाद डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से इटली होते हुए जर्मनी पहुंचना चाहिए, या आप इंडिया से ही सोच के गए थे कि मुझे क्रोएशिया पहुंच के जर्मनी पहुंचना है? मेरे मेरे इंडिया से निकलने से पहले मैं 5 फरवरी को इंडिया से निकला था सर। उससे 2 दिन पहले मुझे एक मेरा दोस्त मिला, मेरे इस शहर का था। उसने बताया कि हमारे जर्मनी में कुछ रिलेटिव हैं, तेरे को वहां पे थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, मैं तेरे को वहां भिजवा दूंगा, वो तेरे को लेने आ जाएंगे। और क्रोशिया में तो इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तू पैसे ज्यादा नहीं कमा पाएगा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू वहां चला जा, वो मेरे रिलेटिव है, मैं उनको बोल दूंगा, वो तेरा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा देंगे। तो जर्मनी में किसी कैंप में रहना पड़ा, या मतलब जाते ही मतलब आपका प्रोसेस शुरू हो गया? सर मेरा सैनिकन वीजा था 40 डेज का, ओके। वो एक्सपायर हो गया। वो एक्सटेंड होता, वो तब होता जब मैं क्रोशिया होता। वो ओके। एक्सटेंड हो नहीं पाया क्योंकि मैं जर्मनी में इलीगल एंटर हुआ था। एंटर तो मेरी लीगली थी, लेकिन 40 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया, फिर मैं इलीगल हो गया। फिर मैं गया, किसी ने सजेस्ट किया मुझे, वो जो रिलेटिव थे दोस्त के, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनके कैंप होते हैं, जो गवर्नमेंट के कैंप होते हैं, उनमें चले जाओ, वो अपने आप आपको एक विंडो पे मिलेंगे, फॉर्म वर्क फिल करके देंगे, और आपको वहां अपना एंटर कर लेंगे, बाकी फिर उनकी जिम्मेवारी रहेगी। उन्होंने सर मुझे एक दिन रखा कैंप में। फिर सुबह एक गाड़ी आई, मुझे मुझे बिस्तर वगैरह सब दिया उन्होंने। तो उस गाड़ी में मेरे को बैठाया, किसी दूसरे शहर में लेके चले गए, वो उस दूसरे कैंप में रखा मुझे 1 महीने सर। 1 महीने बाद फिर तो एक एक बारी बीच में टोकूंगा, तो जो आपने फॉर्म फिल किया था वहां पे, तो हाँ जी। फॉर्म में आपने आपने क्या लिखा? आप क्यों जर्मनी में रहना चाहते हो? मतलब आपने असाइलम के उस पर डिमांड किया, या आपने मतलब उस फॉर्म में क्या रीजन दिया कि आप जर्मनी में रहना चाहते हो? उस फॉर्म में उन्होंने पूछा ही नहीं सर आप क्यों रहना चाहते हो। उस फॉर्म में उन्होंने पूछा था मेरी आईडी है कोई आपके पास, आपका क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है, सिर्फ वो जो बेसिक होता है उसमें वो फिल किया था मैंने। बाकी जानकारी वो फिर बाद में होती है सर, जो मेन इंटरव्यू लेते हैं ना, वो वो चीजें फिर बाद में होती है। फिर वहां से दूसरे शहर में ले गए, 1 महीने वहां रखा। फिर वहां से दूसरे शहर में ले गए 1 महीने बाद, फिर वहां रखा मुझे 4-5 महीने रखा सर, टोटल मेरे 6 महीने लग गए थे वहां कैंप में। उसके बाद मुझे उन्होंने मुझे काम करने की परमिशन दी 6 महीने बाद, नहीं कि आप यहाँ। तो कुछ कुछ ऐसा भी होता है वहां पे कि जब आप कैंप में रहते हो तो जर्मन गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा पे करती है? वो सर 120 यूरो हर महीने पे करती है, 120 यूरो हर महीने पे करती है सर, आप मतलब खाने पीने वो का वो कुछ। वो वो किस चीज के लिए पे करती है? आप कैंप में रहते हो तो काम करते हो, या आपको खर्चे के लिए जर्मन गवर्नमेंट पे करती हो? वैसे खर्चे के लिए, छोटा मोटा जो खर्चा होता है, अपनी जरूरी चीजें होती हैं उनके लिए, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह हो गया, या फिर कुछ खाने का मन कर गया बाहर से। खाना तो वो ओके। प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाते लोग, वो थोड़ा अलग तरीके का खाना होता है जर्मनी का, इसलिए वैसा होता है। तो फिर कैंप में कितने दिन रहे, और उसके बाद फिर जर्मनी में लाइफ कैसी रही? जर्मनी में लाइफ अच्छी है सर, लेकिन मैं तो यही कहूंगा इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए। इलीगल तरीके से लोग वहाँ पसंद नहीं करते, जर्मनी के लोग इलीगल बंदों को। और लाइफ अच्छी है, लेकिन लीगल तरीके से जो जाएगा उसकी लाइफ अच्छी है। काम सर मैं 6 महीने तो कैंप में लग गए, फिर उसके बाद 2 महीने बाद मेरी परमिशन आई थी, 2 महीने मेरे को काम मिला सर वहाँ। तो आप जर्मनी में कितने टाइम रहे टोटल? टोटल मैं 8 महीने रहा सर। तो 8 महीने में कितने महीने आपने काम किया वहां पे? 2 महीने काम किया सर, 6 महीने कैंप में लग गए, बस 2 महीने काम कर पाया। अच्छा, 6 महीने आपने कैंप में गुजारे वहां पे? जी। तो जर्मनी में फिर 2 महीने में आपने जो काम मिला उससे कितने पैसे कमाए? मैंने 2 लाख रुपए इंडियन के हिसाब से सर 2 लाख रुपए कमाए। मैं 1300 यूरो सैलरी लेता था महीने की, तो 2600 हो गए मान लो, तो मुझे टोटल 2 लाख रुपए ही मिले थे इंडियन करेंसी के हिसाब से। अच्छा, तो और फिर जर्मनी से आपको कब लगा कि मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, और निकलना है तो कहाँ जाना चाहिए? फिर उन्होंने एक, जो जर्मन की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक रूल नया लागू कर दिया सर। उन्होंने बोला कि आप जिस शहर में है ना, उसी शहर में काम कर सकते हैं, आप इस शहर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो फिर मुझे दूसरे अच्छा। शहर में काम मिला। उस शहर में काम मुझे मिला नहीं जहाँ मैंने असाइलम के लिए डाला था। तो ओके। मुझे लगा कि दूसरे शहर में काम मिलेगा,
जा नहीं सकता, मेरे शहर में काम मिल नहीं रहा। तो मुझे लगा तो फिर यहाँ भी लाइफ तो बेकार ही होगी। इसलिए फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इतने पैसे लगेंगे, तेरे को यहाँ से हम भेज देंगे स्पेन। स्पेन जाएगा, 2-3 कंट्री जो भी आएंगी बीच में, पहले अच्छा, तो बेल्जियम आएगी, फिर तो फ्रांस। मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकूंगा कि जब जी। आपको आपके दोस्त ने बताया हाँ जी। कि यहाँ से आपको हम यूएस सेंड करवा देंगे, जी। तो वो जो जर्मनी से अमेरिका जाने का प्रोसेस था, तो वो डंकी रूट था टोटल। बिल्कुल सर। तो उसमें आपने कितने पैसे पे किए यूरोप से अमेरिका पहुंचने के डंकी रूट में? मैंने 18 लाख रुपए पे किए सर। 18 लाख रुपए पे करे। तो वो जो 18 लाख रुपए पे किए, तो वो शुरू में ही सारे पैसे पे किए कि कुछ अमाउंट शुरू में की, बाद में अमेरिका पहुंच के किए? सारी अमाउंट जब मैं सेल्वाडोर पहुंच गया ना सर, सेल्वाडोर में जब होटल में चला गया तो बाकी पेमेंट वहाँ गारंटी रखवाते हैं, जैसे क्या बोलते सो, किसी कोई आड़ती होता है जैसे उसके पास रखवा दिए, कोई रिलेटिव हो गया उसके पास रखवा दिए, ऐसे पैसे रखवाने होते हैं पहले। जब मैं सेल्वाडोर पहुंच गया तो उन्होंने पैसे ले लिए। अच्छा, तो जर्मनी से जब आप निकले तो क्या आप अकेले थे कि और भी लोग थे आपके साथ? जी, मैं जब जर्मनी से निकला, जर्मनी के मैं एक शहर में था स्टुटगार्ड में, तो मुझे बोला गया आप कोलन पहुंच जाओ रेलवे स्टेशन पे। ओके। मैं कोलन पहुंचा तो मुझे टाइम लग गया ज्यादा। जो टैक्सी जाती शाम को 6 बजे जाती, वो मेरी मिस हो गई, वो मेरी छूट गई सर, मैं उसमें नहीं ठीक जा है। पाया। तो एक लड़का और आ गया पंजाब से, हम दोनों ने हम वो अब फिर हमने बात की उससे। एजेंट था जो भी हमारा कि जी टैक्सी नहीं है, हम क्या करें। वो बोला टैक्सी आप लेट हो गए, निकल गई है, सुबह 6 बजे आएगी, यहीं पे कोई होटल ले लो या फिर रेलवे स्टेशन में सो जाओ। हम रेलवे स्टेशन पे सो गए सर, सुबह टैक्सी आई फिर। पूरी रात आप मतलब रेलवे स्टेशन पे बिताई आपने? जी, रेलवे स्टेशन पे बिताई। और एजेंट ने मतलब आपका वहां पे रुकने का कोई अरेंजमेंट नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, तो फिर रेलवे स्टेशन पे रात बिताने के बाद हाँ फिर जी। आप वहां से कहाँ पे पहुंचे? सुबह एक गाड़ी आई सर, कोई नाइजीरियन बंदा था कोई काला, वो उसने हमारा फोटो दिखाया ऐसे फोन में, वो हमें बैठा के गाड़ी में ले गया। फिर उसने बेल्जियम बॉर्डर पे जाके गाड़ी रोकी, थोड़ा पानी वगैरह पिलाया। फिर बेल्जियम से फिर चल पड़ा, फिर उसने हमें फ्रांस पेरिस में जाके रोक दिया सर। किसी एक कोई मकान था कोई इंडियन का, वहां पे हमने खाना पीना खिलाया और वहां पे हमें 5 दिन फ्रांस में रखा गया सर। अच्छा, तो फिर फ्रांस से आगे का सफर कैसे रहा? फिर 5 दिन बाद टैक्सी आई सर, हमें रात को 11 बजे स्पेन उतार दिया सर, मैड्रिड के रेलवे स्टेशन पे सर। स्पेन में एक सिटी है मैड्रिड, वहां उतार दिया रात के 11 बजे। वहां पे कोई नहीं आया, हमें कोई लेने नहीं आया, और वहां पे ट्रेन भी बंद हो गई थी रात के 11 बजे। हम फिर स्टेशन पे अंदर एंट्री नहीं थी सर उसमें, हम बाहर ही सोए। अच्छा, हम बाहर ही ऐसे फिर सर, बाहर सोए आप? फिर बाहर सोए सर। बहुत ज्यादा सर्दी थी ना, हमारे पास कोई कंबल वगैरह था ओढ़ने के लिए। हम ऐसे ही ठंड में बाहर ही बैठे रहे, कभी आंख लग गई कभी नहीं, ऐसे ही रात बिताई। फिर जब तो सुबह ट्रेन बड़ी चली बड़ी फिर हम बैठ बड़ी के गए। बड़ी मुश्किल रात होगी वो तो, बहुत ठंड में मुश्किल रात स्टेशन थी के बाहर सर। बैठना। आज भी याद आती है सर वो रातें, जब जो हमने रात ठंड में बाहर बिताई है ना, वो बड़े मुश्किल से दिन बिताए हैं सर। उस वक्त कहीं जहन में यह है कि यार आपने जो डिसीजन लिया कहीं वो गलत तो नहीं ले लिया, या फंस बिल्कुल तो सर। नहीं गए? बिल्कुल सर, बार बार जहन में आ रहा था कि मैंने इतना गलत फैसला ले कैसे लिया। मैं हर चीज को सोच समझ के करता था कि मेरे से कैसे होगा ये चीज। मैंने बहुत चीज, आज भी मुझे वो चीज जब याद आती है तो बड़ा दुख होता है सर कि मैंने ये क्या कर लिया था। मैं यही सलाह देता हूँ, तो कोई आगे इस तरह काम ना करे। परिवार की याद आई होगी उस वक्त? बिल्कुल, सबकी याद आई सर, परिवार की भी याद आई, दोस्तों की भी याद आई। उनको बता भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसे ऐसे परेशान है, वो भी परेशान हो जाते फिर। तो फिर ये कठिन रात काटने के बाद अगले दिन का आपका क्या शेड्यूल रहा वहां से? अगले दिन सिर्फ 6 बजे ट्रेन स्टार्ट होगी, हम वहां से टिकट ले ही हमने वहां से। तो फिर उसने एजेंट ने बोला था कि वहां उतर जाना, वहां हम आगे मिलूंगा। हम वहां आगे उतर गए, 2 घंटे की वो ट्रेन चली, हम आगे उतर गए तो वो आगे हमें कोई नहीं मिला। हम 3-4 घंटे वैसे ही टेबल पे बैठे रहे। हम फोन करते रहे, कोई किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई कहता थोड़ी देर में करता हूँ। 3 घंटे वहां बैठने के बाद फिर एजेंट का फोन आता है हमारे पास कि आप ऐसा करो, कोई भी नजदीक में कोई सस्ता सा होटल देख लो और वहां स्टे करो, पैसे अभी फिलहाल के लिए आप दे दो, बाद में मैं इनको पे कर दूंगा। तो हमने 3-4 घंटे के बाद फिर बारिश होगी सर, कोई टैक्सी वाला तो कोई वापस, इंग्लिश से समझते, सारे स्पेनिश बोलते बोल रहे थे। बड़ी मुश्किल से बारिश में भीग के वो होटल अरेंज किया, कोई इंग्लिश बोलने वाली कोई मैडम मिली, फिर वहां होटल लिया हमने सर 3 दिन के लिए। तो मलिक मलिक भाई, उस टाइम तो ऐसा लग रहा होगा कि आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाए बिल्कुल क्या सर। करें?
बिल्कुल सर, हम दो लड़के थे सर, ऐसे लग रहा था कि बहुत गलत डिसीजन ले लिया जिंदगी में। ओके। तो फिर वहां से आगे फिर कहाँ कहाँ होते हुए आप अमेरिका पहुंचे? वहां से फिर स्पेन से फ्लाइट हुई सर हमारी। स्पेन से फिर हम हमें सेल 12 घंटे की फ्लाइट थी, हम सेल्वाडोर उतरे। सेल्वाडोर उतर के हमने, उसने एजेंट ने होटल बुक कर रखा था। हम उस होटल में रुके और सुबह एक गाड़ी लेने आई हमें। वो हमें 4-5 घंटे चली, फिर हमें एक होटल में रोक दिया। नहीं, तो स्पेन से जब आप सेल्वाडोर पहुंचे तो वो तो आप इलीगल तरीके से गए होगे टोटल। वो सेल्वाडोर ऐसा, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप होटल बुकिंग दिखा देना, रिटर्न टिकट दिखा देना, आप घूमने जा रहे हो। ऐसा उन्होंने बोला था। जो उन्होंने इमिग्रेशन वाले ने हमसे सवाल जवाब करे, हमने वो सेम ही उनको बता दिए सर। उन्होंने कुछ नहीं बोला, हम चले गए। तो एज ए टूरिस्ट आपको एंट्री मिल गई मतलब सेल्वाडोर में? बिल्कुल जी। तो फिर सेल्वाडोर से आगे का सफर कैसे रहा? सेल्वाडोर से आगे का सफर बड़ा मुश्किल रहा सर, गाड़ियों में। एक जैसे आप अपनी फॉर्च्यूनर इंडाइवर गाड़ी होती है ना सर इंडिया में, हाँ इस हाँ। तरह की गाड़ी हम 21 लोगों को बैठाया हुआ था उसने। बारह एक घंटे गाड़ी में? लगातार गाड़ी चली सर। एक गाड़ी में आप लोग 21 लोग थे? 21 बंदे थे सर, किसी का हाथ कैसे था, किसी का पैर कैसे था, कोई रो रहा था, कोई कैसे ही कर रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, वो ड्राइवर और सुन नहीं रहा था। और और सभी के सब आप यूएस जाने वाले थे उसमें? वो सेल्वाडोर से सारे यूएस वाले बंदे थे सर, वो ग्वाटेमाला ले गया, उसको 12 घंटे राइड करवाई उसने सर। उस कंडीशन में? जी। और उसमें सारे मतलब आप जैसे जवान लड़के थे या बिल्कुल फैमिलीज सर, भी थी? फैमिली उसमें नहीं थी सर, हमारे साथ हम सारे जवान लड़के थे। तो 12 घंटे लगातार 21 बंदों उसमें बैठे थे और लगातार गाड़ी चलती गई सर। नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप चली सर, वो खुद खुद रोकता था, पानी वगैरह पीता था या फिर टॉयलेट जाता था, लेकिन हमें नहीं उतरने देता था। ये तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी जो आपने बहुत देखी। ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मुश्किल थी सर। किसी का हाथ टूट रहा, किसी का पैर टूट रहा, वो कोई सुन ही नहीं रहा था किसी की। ना उसको इंग्लिश आती थी, ना उसको हिंदी आती थी। तो फिर उसने आपको 21 घंटे के बाद कहाँ पे उतारा? ग्वाटेमाला उतारा सर, ग्वाटेमाला में कोई होटल था, वहां पे रोक दिया उसने। 2 दिन वहां तो रुके। फिर फिर एक छोटी सी ग्वाटेमाला नदी थी सर। उतरने के बाद कितना टाइम रहे आप ग्वाटेमाला? 2 दिन रुके सर उस होटल में। तो उसमें जो स्टे का था वो एजेंट ने करवा रखा था आप लोगों का? जी सर। जी। अच्छा, तो 2 दिन ग्वाटेमाला में रुकने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? नेक्स्ट है फिर सर, किश्तियां थी, नदी थी हमारे सामने, उस किश्ती में बैठाया, नदी क्रॉस करवाई। फिर आगे गाड़ियां थी, उस गाड़ियों में बैठाया, हम 50-60 लड़के थे। सबको 10-10, 20-20 गाड़ियों में बैठाया और वो ले गए। फिर वो गाड़ी चली सर 6-7 घंटे। अच्छा, तो जी सर। उसने कहाँ उतारा फिर? उसने फिर पता नहीं किसी जंगल में उतार दिया सर। तो ये जो जंगल था ये कहीं वो डेरियन गैप जंगल तो नहीं है जो बहुत खतरनाक है और जिसको क्रॉस करके अक्सर डंकस जाते हैं? नहीं, इस तरह का तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन खतरनाक था सर। ऐसा सुना था कि यहाँ शेर वगैरह जानवर बहुत खतरनाक रहते हैं। क्योंकि क्योंकि डंकी रूट में एक एक मेन जंगल आता है जिसका नाम है डेरियन गैप। और हाँ ऐसे जी। सुना है कि उसको पार करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। और अगर किसी को चोट लग जाए तो जो लोग होते हैं जो आपको पार करवाते हैं वो गोली भी तक भी मार देते हैं और वहीं पे डेड बॉडी छोड़ के चले जाते हैं। वो जंगल की मैं आपको बताऊं, वो पनामा में पीछे रह जाता सर, सेल्वाडोर से। जो इंडिया हाँ से तुर्की होके, वो जो दुबई होके आते हैं ना, वो लोग इंडिया से डायरेक्ट हाँ टंकी हाँ। लगाते हैं, वो उनके रास्ते में हम्म। पड़ता है। जो यूरोप से ओके। टंकी लगाते हैं उनके पीछे रह जाता है, वो सेल्वाडोर आ जाते हैं सीधे स्पेन से फ्लाइट में, वो पीछे रह जाता अच्छा। है। और गोली ठीक है। मारने का हादसा मेरे साथ भी था, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब मैं बॉर्डर पे गया था। अच्छा, तो आप पहुंच गए जैसे जो उस जंगल में आपने जंगल को क्रॉस किया, कितना टाइम लगा जंगल क्रॉस करने में? जंगल क्रॉस करने में सर 1 घंटा लगा था बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? नेक्स्ट स्टेप फिर सिर्फ गाड़ियां आई, हमें गाड़ियां में बैठा के लेके गया। 3-4 गाड़ी लगातार चेंज करवाई, 5 किलोमीटर के दायरे में 3 गाड़ी चेंज करवाई। फिर एक बस आई, बस में बैठा दिया सर। अच्छा, और बस में बस ने बैठा कहाँ दिया, फिर उतारा वो आप लोगों को? बस ने उतारा सर, एक कॉलोनी सी थी उसमें उतारा, उसमें एक होटल था, उसमें ठहरे हम। वहां फिर अगले दिन सुबह हमें एक फिर दोबारा एक बस आई, फिर वो बस लेके चली गई हमें, मैक्सिको लेके चली गई सर। ओके, मेक्सिको तो लास्ट है जहाँ पे बॉर्डर है अमेरिका का? नहीं नहीं, लास्ट नहीं था सर। मैक्सिको से हम उतरे थे कैनकन में सर। कैनकन से फिर अच्छा। हमारी फ्लाइट हुई सर ला फाज की। ला फाज गए हम।
अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंट्री नहीं की? मैं वो बताऊंगा सर, आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले भी बड़ा सफर होता है सर। अच्छा, बताइए फिर क्या हुआ उस पे? कैनकन उतरे, कैनकन से लाफाज उतरे। लाफाज कोई सिटी है मेक्सिको में। उसने बोला कि अपने हिसाब से कोई भी होटल देख लो और एडजस्ट कर लो। कोई होटल दे नहीं रहा था। एक हमने होटल देखा तो चार पांच माफिया आया। उसने बोला इंग्लिश बोलते हो? हमने बोला हाँ जी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। उसने बोला मैं माफिया हूँ और आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, नहीं तो गोली मार दूंगा। हाँ जी, वो होटल के अंदर की बात है सर। फिर रिसेप्शन वाली मैडम को बोला जी ऐसे ऐसे बात, आप बात करो। उसमें 300 रूम थे सर होटल में। हमारा 265 नंबर रूम था। वो बहुत पीछे जाके था। तो उन्होंने बोला, उसने सिक्योरिटी गार्ड भेजा। वो साथ साथ माफिया वाले साथ साथ चल रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहा उनको। वो साथ साथ चल रहा है, हम्म। हमसे बात कर रहा है। मेरी गाड़ी में बैठो, गोली मार दो, मेरी गाड़ी में बैठो। हम सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहे हैं कि जिनको बोलो, वो कुछ बोल नहीं रहा उनको। ऐसी हालत थी सर। तो फिर आप उसकी गाड़ी में बैठे? नहीं सर, हम नहीं बैठे। तो बचे कैसे उससे? हम होटल में अंदर हमने जाके रूम लॉक कर लिया। वो फिर भी एक दो घंटे बाहर ही खड़े रहे। फिर हम सो गए ऐसे ही। हमने एजेंट को फोन किया, उसने बोला कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ। हम सो गए। सुबह हमने फिर टैक्सी बुक करी और फिर बस स्टैंड पे पहुंच गए। वो बस चली सर लगातार 12 घंटे। तो 12 घंटे चलने के बाद बस ने कहाँ पे ड्रॉप किया आप लोगों को? बस में हमने उसने एक ड्रॉप किया सर, कोई मतलब अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सी जगह थी। फिर वहां से बोले टिकट भेज रहे हैं हम सबको। हम सबको उसने टिकट भेजी। हम दूसरी बस पकड़ी जो चली 2 घंटे सर। अच्छा। 2 घंटे चलने के बाद फिर कोई बंदा आता, हम सबकी फोटो दिखाता है और 3 गाड़ियों में बैठा के सबको एक होटल ले जाता है जो उस जगह थी मैक्सिकली। मैक्सिकली? मैक्सिकली में ले जाता होटल में। और फिर कहता है सुबह हम सब यहाँ से रवाना होंगे। उसको स्पेनिश बंदा था, वो डोंकर था जो, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। वो ट्रांसलेटर के जरिए हमें बता रहा था कि हम सभी के सभी 18 के 18 लोग, 20 जितने भी हैं, सुबह यहाँ से बॉर्डर के लिए निकलेंगे। आप रेडी रहना, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वो नहीं जाएगा। मैंने पेमेंट सेल्वाडोर पे कर दिया था सर। वो डोंकर मेरे पास आता है कि तेरा पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने मेरे एजेंट से बात की जी, मैंने तो पेमेंट कर दी। हम्म। वो बोला लाख रुपए आपके पेंडिंग रहते हैं, आप मुझे लाख और भेजो, जब जाके आपको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मैंने बोला जी आपने 18 बोला था, मैंने 18 आपको दे दिया, अब तो लाख कौन से रह गए? तो कहते तो हैं मतलब नहीं। वो ब्लैकमेलिंग करने लग गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग गया? तो ये लाख रुपए मांगने लग गया। हम 18 लड़के थे, 17 भेज दिए, मैं रह गया सर अकेला। अच्छा। फिर उसने मेरे को बंदूक दिखाई और ट्रांसलेटर में बोला कि यहाँ मार के दीवार के उस पार फेंक दूंगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, अपना हिसाब लगा ले, पैसे मंगा ले। फिर मैंने लाख रुपये घर से अरेंज करवाया सर। वो लाख रुपये उसको भिजवाया, उसने अकाउंट नंबर दिया। और फिर मेरे को अगले दिन जब पैसे मेरे पे कर दिए, फिर एक गाड़ी आई। एक लड़की आई, स्पेनिश लड़की सर, अकेली गाड़ी थी उसके पास, जैसे अपनी होंडा सिविक वरना होती इस तरह की गाड़ी थी उसके पास। वो मुझे हाँ। बैठा के वो चली 1 घंटे किसी घर में छोड़ दिया उसने मुझे। अच्छा। उस घर में बहुत सारे लोग बैठे थे सर। लड़कियां भी बैठी थी, फैमिली बैठी थी, लड़के बैठे थे, सब बैठे थे। एक घर में रोक दिया। वो फर्नीचर वगैरह का काम कर रहे थे कहने को तो। लेकिन ठीक है। वो मुझे, मैंने देखा कि साइड वाले कमरे में सर वो रेप के हिसाब से भी कुछ हो रहा था सर। रेप जैसा कुछ हो रहा था लड़कियों के साथ। ओ। जी। तो और वो तो लोग जो सारे वही थे जो दीवार क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते थे। तो उसमें कई सारी कंट्रीज के आदमी थे, या मतलब उसमें आपको लगा कि मैक्सिमम इंडियंस है? स्पेनिश और इंडियन, सिर्फ दो ही कंट्री थी सर उस टाइम हमारे साथ, स्पेनिश और इंडियन थे। और एक था हमारे पास ओनरस का, एक लड़का और एक लड़की, छोटे छोटे थे वो, 17-17 साल के। तो मतलब आपने ये महसूस किया कि जो डंकी से फैमिली जा रही थी तो उसमें फीमेल्स के साथ रास्ते में रेप भी होते हैं? बिल्कुल सर, वो उस घर में ही हो रहे थे सर। फिर रास्ते में हम उन्होंने उनसे हम फिर वो गाड़ी में बैठा के फिर ले गए हमें कि चलो चलते हैं। मैंने वहां देखा बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। हमारे इंडिया के, गुजरात के भी थे सर कुछ लड़कियां, उनके साथ भी गलत हुआ है। तो फिर हम, अच्छा। जी, गाड़ी में बैठा के वो ले गए। फिर आगे रास्ता आ गया, 2 घंटे का पैदल था सर। रेत थी उसमें बहुत ज्यादा रास्ते में, तो वो गलत तरीके से उनको पकड़ रहे थे। मतलब वहां भी कोशिश ऐसी कर रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। और कोई कुछ कह नहीं रहा था उनको, उनके पास पिस्तौल थे, कोई बोल भी नहीं सकता था सर उनके आगे। फिर हम 3 घंटे पैदल चले। फिर हमने दीवार भी नहीं देखी सर, दीवार कैसी होती है। आगे पुलिस खड़ी थी अमेरिका वाली। उन्होंने आगे फोन किया और सबको मतलब मास्क दिए और सबके
एक छोटा सा फॉर्म दिया, वो फिल करवाया, और सबके बैग उन्होंने लिए, बस आ गई, फिर वो बस में बैठा के हमें चौकी में ले गए सर। नहीं मतलब जैसे आप दीवार क्रॉस करते हो, अमेरिका में एंटर कर जाते हो, तो आप अपने आप को अरेस्ट करवाते हो वहां पे पुलिस को? जी, वो अपने आप अरेस्ट कर लेते हैं सर। पुलिस आके? जी। अच्छा, और ये मतलब बोलते हैं ना कि जब सर आप दीवार दीवार कूदते ऐसे। हो हाँ जी। और पुलिस अगर आपको देख रही है तो वो आपको रोकती नहीं है कूदने से? दीवार थी नहीं सर वहां पे। अच्छा, दीवार थी ही नहीं। दीवार थी नहीं, हम एरिजोना बॉर्डर की तरफ से गए थे, वहां दीवार थी ही नहीं सर। दीवार आने से पहले पुलिस खड़ी थी, उन्होंने बस में बैठाया और ले गए चौकी में सर। हमारे वहां पे कागज कार्रवाई हुई, फिंगर हुए, अगले दिन हमें छोड़ दिया वहां से। और वहां पे बहुत बुरा होता सर लोगों के साथ। एसी चला देते हैं वो, ना कुछ ओढ़ने को देते, एसी चलता रहता अंदर। वो बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि ये बोलते हैं कि हम वापस भेज दो। बड़ा टॉर्चर होता है सर वहां भी। ये तो जगह जगह पे जान का खतरा है बिल्कुल सर, पूरे हर जगह प्रोसेस जान में। का खतरा था सर, बिल्कुल ऐसे लगा था कि और दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है एक इंडियन फैमिली के साथ, बिल्कुल जो सर। कनाडा से क्रॉस कर रही थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे जी। -35 डिग्री टेम्परेचर में वो बर्फ के कारण बिल्कुल ही सर। मर गए थे पूरी रात, बिल्कुल बिल्कुल ठंड की सर। वजह से। ऐसा होता सर, और बहुत सारी फैमिलियां मरती हैं। ये आपने एक दूसरा पहलू बताया कि जी। रेप होते हैं फीमेल से, और आपके कान के ऊपर बंदूक लगा दी जाती है, एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल सर। मांगे जाते हैं, जी। और पूरी रात आपको ठंड में काटनी पड़ती है कई जगह। बिल्कुल सर। और फाइनली आपको यूरोप से अमेरिका पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? मैं 10 अक्टूबर को चला था सर, 10 नवंबर को मैं पहुंचा था अमेरिका। 1 महीना लग गया सर। 1 महीना लग गया पूरा? जी सर। तो वो तो बड़ा बड़ा कठिन जीवन का 1 महीना था। बहुत मुश्किल था सर। हमने, आप ये लगा लो, बिस्कुट खा के गुजारा किया है, और तीन तीन चार चार दिन बिना बिस्कुट भी, पानी भी नहीं था सर। तो अमेरिका में पहुंच के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको कैंप में ले गए? चौकी में ले गए सर, वो कैंप में नहीं, चौकी में लेके चले गए। हमने, हम 24 घंटे बाद हमें वहां से साइन वगैरह करवा के, हमें डॉक्यूमेंट तैयार करके हमें दे के, हमसे बस में बैठाया हमें, और वो वहां पे छोड़ दिया उन्होंने। एयरपोर्ट पे लेके गए वो, कि अपने अपने टिकट बुक करवाओ और जहाँ का आपका एड्रेस है वहां पे चले जाओ। एड्रेस मतलब कहाँ का? मतलब एयरपोर्ट पे ले गए तो मतलब क्या, जैसे इंडिया का एड्रेस था, इंडिया डिपोर्ट करने के लिए बोले, या मतलब नहीं कोई नहीं सर। अमेरिका का एड्रेस था आपके पास कि नहीं वहां नहीं चले सर, जाए? अमेरिका का एड्रेस होता है कि भाई मेरा रिलेटिव है, मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसके पास जाना, वो एड्रेस होता है, वो एड्रेस उनको देना पड़ता है। ओके। जैसे हम जाते हैं तो उनकी नॉलेज के लिए उनको उनको वो एड्रेस उनके पास होता है कि ये इलीगल बंदा आया और आपके पास रह रहा है, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। अगर कल कोई कुछ गलत स्टेप करता है या कुछ भी करता है, यहाँ पे जुल्म करता है, तो चोरी करता है। तो वो ये जो बंदा होता है जिसका आप एड्रेस देते हो, वो एजेंट आपको प्रोवाइड कराता है, या आपका ही कोई नोन था वहां पे? मेरा ही नोन था सर, लेकिन एजेंट प्रोवाइड करवाते, पैसे लेते हैं वो 3-3 लाख रुपए, और उसमें करना कुछ नहीं होता। सिर्फ एक पर्ची पे एड्रेस लिख के देना होता है, वो इतना ही काफी होता है। उस चीज के भी एजेंट 3-3 लाख एक्स्ट्रा लेते हैं सर। अच्छा, तो फिर आप एयरपोर्ट से वहां चले गए, जो जो एड्रेस था, जो आपके नोन थे अमेरिका में, जी। उनके पास। जी। तो अब आपका क्या प्रोसेस चल रहा है वहां पे? मतलब आप एज आपने असाइलम अप्लाई किया होगा, जी। तो अब कितना समय लगेगा आपको वहां पे लीगल होने में? समय लगेगा सर, ऐसा है, वो पहले क्या होता है, वो बताते हैं हमें कि जब तक आप वर्क परमिट आपको नहीं मिल जाता, आप लीगली तरीके से काम नहीं कर सकते अमेरिका में। आप करने के लिए, काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो वो काम करने के लिए मना करते हैं। उनका एक लॉ होता है कि आप पहले वकील करो खड़ा आप अपने लिए, कि जी मुझे ये दिक्कत है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, क्या बात है, जो भी बात वो वकील को बतानी पड़ती है। वो फीस लेता है सर, 1000 या 1500 डॉलर फीस लेता है वकील स्टार्टिंग में। और वो उसमें क्या करता है, वो केस लड़ता है, और उसमें सबसे पहली चीज ये चीज होती है, क्लॉक चलते हैं सर। वो क्लॉक होता है, मतलब 24 घंटे का एक क्लॉक होता है, एक दिन मान लो। जब वो आपको 150 हो जाएंगे ना, तब आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका वर्क ओके। परमिट आ जाएगा, फिर आपकी सोशल आएगी, फिर आप काम कर सकते हैं उसके बाद। उससे पहले आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो मलिक भाई, ये जो आपका तो दोनों तरह का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आप इंडिया से यूरोप गए लीगल तरीके से, और फिर यूरोप से डंकी रूट से आप गए अमेरिका, जी। ठीक है? जी। तो हमें ये आप जानकारी दीजिए कि जैसे हरियाणा में आजकल बाढ़ आई हुई है, जी। हर कोई डंकी रूट से तो अमेरिका जाना चाह रहा है, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। हरियाणा में
अनुमान ऐसा है कि 50 लाख 60 लाख रुपए के आसपास पे करना होता है अगर आप इंडिया से अमेरिका जाते हैं डंकी रूट से। जी ठीक है, तो जी। आपने कितना टोटल पैसा खर्च किया अमेरिका पहुंचने तक? मेरा लग गया सर 28 लाख रुपए लग गए सर टोटल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी इंडियंस लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में आते हैं उनमें से 99% अनस्किल्ड पीपल होते हैं। और अनस्किल्ड पीपल के लिए सिर्फ दो तरह की जॉब है यहाँ। पहला ग्रोसरी स्टोर पे है और दूसरा ट्रक चलाने के लिए। सिर्फ दो ही जॉब है। और आज के टाइम इन दोनों जॉब्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन चला हुआ है कि काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों को। ना स्टोर पे काम मिल रहा है, ना ट्रक पे काम मिल रहा है। 6-6 महीने से 4-4 महीने से लोग बैठे हैं, काम मिल नहीं रहा। लोग आगे ज़्यादा और काम इतना मिल नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगा, अगर इलीगल तरीके से, पहली चीज़ तो आना नहीं चाहिए, गलत है। अगर कोई भी लीगल तरीके से आता है तो अपना कुछ स्किल्ड में आए, या फिर अपना सैलून का काम आता हो किसी को, या फिर किसी को इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो। और एक चीज़ और, ये नहीं है कि आप ये चीज़ इंडिया से सीख के आगे और आपको आते ही इनसे काम मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं, इंडिया में अलग हैं। तो आपको पहले 2-3 महीने यहाँ पे कोर्स लेना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपको, मतलब प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी, आप उसी लाइन में आपको 2-3 महीने का यहाँ कोर्स लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।